तो ये थी अब तक की अहम सुर्खियां। अब हम अखबारों पर नजर डाल लेते हैं कि अखबारों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जिसको अपने फ्रंट पेज पर अखबारों ने जगह दी है। तो सबसे पहले एक अच्छी खबर को यहां पर अमर उजाला ने जगह दी है और वो है भारतीय जूनियर टीम ने 15 साल के बाद जीता है हॉकी विश्व कप का खिताब। आपको बता दें ये जूनियर हॉकी विश्व कप फाइनल हुआ था, बेल्जियम को 2-1 से हराया गया है और इससे पहले 2001 में जीता था ये खिताब। 3 फाइनल हुए हैं और 2 बार विजेता अब तक भारत बन चुका है। गुरजंत सिंह ने सबसे पहले गोल दागा। बेल्जियम ने 2 गोल के अलग से अगर हम देखें तो उसमें 1 गोल बेल्जियम ने दागा और यहां पर भारत की झोली में वर्ल्ड कप, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो उनके नाम हुआ है। वहीं दूसरी बड़ी खबर के तौर पर अमर उजाला ने यहां पर जो 2000 से अधिक गुप्त चंदे पर रोक लगाने के लिए एक संशोधन, एक कानून लाने की बात कही गई है, उसे अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। तो दलों को 2000 से अधिक के गुप्त चंदे पर रोक लगे, ये बात चुनाव आयोग ने कही। चुनाव आयोग का ये सुझाव है कि चुनाव लड़ने जीतने वाले जो राजनीतिक दल हैं उन्हें आयकर में छूट मिले। आपको बता दें कि ऐसे कई पार्टी जो है वो चुनाव आयोग की नजर में आई है जिन्होंने आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन उसके बावजूद काले धन को सफेद करने के लिए उनका उपयोग यहां पर किया जाता है। तो राजनीति में काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग का प्रवाह रोकने की जो कवायद के तहत चुनाव आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार राजनीतिक दलों के लिए कानून में संशोधन करे और ये संशोधन होगा 2000 रुपए, यानी कि कम से कम 2000 रुपए और 2000 से ज्यादा अगर आपको फंड मिलता है तो आप इसका खुलासा करेंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर के तौर पर अमर उजाला ने यहां पर काले धन को ही जगह दी है, जिसमें 50% दे करके आप सफेद करे रकम को। ये बात यहां पर कही गई है। 2 पन्नों के ब्यौरे में अघोषित आय का स्रोत बताना जरूरी नहीं है। तो ये अमर उजाला की अब तक की प्रमुख खबरें थी, लेकिन अब हम सीधे जनसत्ता का रुख कर लेते हैं। जनसत्ता में कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिसे यहां पर जगह दी गई है। तो सबसे पहले जगह यहां पर नए सेना प्रमुख पर जो घमासान चल रहा है उसको लेकर के यहां पर अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि सीमा पार की चुनौतियों को ध्यान में रख करके चयन इसका किया गया है और इसको देखते हुए सीधे तौर पे ये कह दिया गया है कि अब ये 10 जनपद से फैसला नहीं होता है, ये फैसला होता है किस तरह के काम करने का तरीका है उसको लेकर के। ये थी अखबारों की अहम सुर्खियां। अब हम सीधे कुछ और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले नजर डालेंगे भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के तहत जो आज कानपुर में बीजेपी की परिवर्तन रैली होने वाली है उस पर। इस रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आपको बता दें मोदी की रैली को लेकर के बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है और पूरे शहर को बैनरों और पोस्टरों से पाट दिया गया है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस रैली में कानपुर और आसपास के जिलों के 5 लाख से ज्यादा लोग मोदी को सुनने के लिए आएंगे। दोपहर बाद होने वाली इस रैली को लेकर के पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से विशेष विमान से चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए निराला नगर रेलवे मैदान स्थित रैली स्थल पर जाएंगे। रैली से पहले पीएम मोदी कौशल विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और करीब 1 बजे मोदी जनसभा के मंच पर पहुंच करके रैली को संबोधित करेंगे। रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। तो कानपुर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम 19 अक्टूबर सुबह 10:50 पर दिल्ली एयरपोर्ट से विशेष विमान से 11:55 पर वो कानपुर चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और 12 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए वो 12:20 पर रैली स्थल पर पहुंचेंगे जो निराला नगर रेलवे मैदान में आयोजन जिसका किया गया है। 12:30 से 12:55 तक कौशल विकास की प्रदर्शनी का उद्घाटन यहां पर किया जाएगा और अन्य योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तकरीबन 1 बजे जनसभा के मंच पर पहुंच करके प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और 2:15 पर हेलीकॉप्टर से रवाना होकर के 2:35 में चकेरी एयरपोर्ट पहुंच करके 2:40 में वो विशेष विमान के जरिए दिल्ली वापस आएंगे। और कानपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। शिवा, प्रधानमंत्री का पूरा जो आज का कार्यक्रम है वो हमने बताया है ग्राफिक्स के जरिए, इसके साथ और क्या आज कुछ खास रहेगा? यहाँ पर कहा जा रहा है कि भीड़ काफी ज्यादा जुटेगी, कुछ ऐसी आशंका और इसको लेकर के कैसी तैयारी आपको नजर आ रही है?
बिल्कुल किरण, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम करीबन 12:30 पर ये जो रैली स्थल वहां पर पहुंचेंगे और जो यूपी के राज्यपाल हैं राम नाईक, वो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। स्वागत समारोह के बाद में जो कौशल विकास की प्रदर्शनी लगाई गई, प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। कौशल विकास की प्रदर्शनी, उसमें उसका निरीक्षण भी करेंगे। ठीक 1 बजे प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। मंच पर जाकर के मंच पर उनके साथ में कलराज मिश्रा, भूपेंद्र जोशी, केशव प्रसाद मौर्य और कई विधायक कानपुर के मंच पर मौजूद रहेंगे। जो भी ये बीजेपी परिवर्तन रैली है उसको लेकर के प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। हालांकि जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो इंतजाम किए थे वो पूरी तरीके से पूरे कर लिए गए। हालांकि भीड़ जुटने की अगर बात करें तो किरण, जब लोकसभा चुनाव था तब जब प्रधानमंत्री कानपुर आए थे तो वहां पर भारी भीड़ उम्मीद, जो काफी अराजकता भी हुई थी, जिसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस ने पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया है। किरण जी बिल्कुल, शिवा नजर बनाए रखिएगा पूरे कार्यक्रम के ऊपर कि किस तरह से आगे जो तैयारियां हैं और जब जनसभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो क्या कुछ कहते हैं। अपडेट के लिए हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और वहीं हमारे साथ खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए। खुर्रम, आपसे हम यहाँ पर समझना चाहेंगे, कानपुर ऐसा कहा जाता है यहाँ पर जो नगरवासी है उनको कितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी इस रैली में, क्या प्रधानमंत्री सौगातें दे सकते हैं, किस तरह की बातें कह सकते हैं? तो उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्या उम्मीद पर यहाँ पर जनता क्या सोच रही है? देखिए किरण, उम्मीदें तो बहुत हैं आम जनता को कि जो प्रधानमंत्री जब उनके शहर आएंगे, रैली को संबोधित करेंगे तो उनको सौगातें भी देंगे। उम्मीदों को पूरी भी करेंगे पीएम मोदी, और कई सौगातें देनी है। साथ में अगर हम भाजपा पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने काफ़ी तैयारी कर रखी है। मसलन कि झांसी और आसपास के कई ज़िलों से लोगों को कैसे लाया जाएगा रैली में, इसका इंतजाम किए गए हैं। राजीव प्रताप रूडी और मुरली मनोहर जोशी दोनों इस वक्त कानपुर में ही मौजूद हैं और लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और जो सबसे अहम बात है वो है नोटबंदी की बात। तो नोटबंदी का मुद्दा वहाँ ना गलत तरीके से आए, इसके लिए पूरी तैयारी करी जा चुकी है और पहले ही एटीएम में पैसा पहुंचाया जा चुका है, ताकि कल जब मोदी मन से बोलें कि क्या नोटबंदी को लेकर कोई दिक्कत है, तो कम से कम जनता नोटबंदी को लेकर दिक्कतों की बात ना करें। तो एक स्कोरिंग पॉइंट भी पीएम मोदी का होगा कि 50 दिन से पहले कम से कम कानपुर के एक ही दिन के लिए सही, लेकिन दिक्कत ख़त्म कर दी गई है, ये बात है। और दूसरी अहम बात ये है कि जो सौगात देंगे वो एक तरीके से इस बात को स्थापित करेगा कि जो वर्तमान में जो पीएम मोदी हैं वो विकास की राजनीति करते हैं, और साथ में काफ़ी बेहतरी भी होगी कानपुर शहर के लिए, ज़िले के लिए, क्योंकि जो सौगातें आएंगी वो पूरे शहर के लिए होगी। जाहिर सी बात है उसका भी एक प्लस पॉइंट मिलेगा आने वाले चुनाव में। किरण बिल्कुल, खुर्रम जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी तमाम खबरों पर हम आपसे बातचीत करेंगे। और आपको हम बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और राहुल गांधी आज जौनपुर में कांग्रेस की रैली को संबोधित करेंगे। नोटबंदी के मुद्दे पर राहुल गांधी के तेवरों से साफ है कि इस रैली में भी वो नोटबंदी के बाद देश भर में पैदा हुए जो हालात हैं उसकी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की जाएगी और राहुल गांधी की रैली को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। रैली में आसपास के जिलों के लोग भी शिरकत करेंगे और रैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, कांग्रेस नेता शीला दीक्षित समेत कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। मिशन यूपी में जुटे राहुल गांधी 22 दिसंबर को बहराइच में भी एक रैली को संबोधित करेंगे और राहुल गांधी कह चुके हैं कि नोटबंदी को लेकर के उनके हाथ ऐसा कुछ लगा है जिससे पीएम मोदी की पोल खुल जाएगी। इसके चलते राहुल के संबोधन पर भी खास नजरें रहेंगी। तो आपको हम बता दें कि आज राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश में रैली करेंगे और नोटबंदी को ही लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी ने सीधे तौर पे यही बात कही है कि नोटबंदी का जो फैसला लिया गया उसको लेकर के उनके पास एक ऐसा प्रूफ है, जब वो उसको जनता के सामने रखेंगे तो उससे बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार की पोल खुल जाएगी। राहुल गांधी आज जौनपुर में कांग्रेस की रैली को संबोधित करेंगे। और हमारे साथ विश्व प्रकाश हमसे जुड़ चुके हैं जौनपुर से इसी खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। विश्व प्रकाश, आपसे यहां पर हम जानना चाहेंगे, आज जौनपुर में आने वाले हैं राहुल गांधी और यहां पर उन्होंने एक ऐसा संकेत दिया है कि लोगों के मन में
इस बात को सुनने, राहुल गांधी को सुनने के लिए एक भीड़ सी उमड़ पड़ेगी कि ऐसा क्या है उनके पास जो वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की पोल खुल करके रह जाएगी। मेरे पास एक ऐसा सबूत है। आपको बता दें कि आज लगभग दिन में 1:30 बजे राहुल गांधी का प्रोग्राम जौनपुर में है और राहुल गांधी के प्रोग्राम के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तमाम नेता जो कि कांग्रेस के बड़े नेता है वो वाराणसी के अगल बगल के पास के जिलों के राणा गोस्वामी जी, तमाम नेता जनपद जौनपुर में जो कि जनपद जौनपुर के कांग्रेस विधायक भी हैं, सब लोगों ने जमावड़ा डाल रखा है। और यहाँ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे और नोटबंदी के खिलाफ जो बोलने वाले हैं उसको लेकर जनता एकदम सुनने के लिए आतुर है। यहाँ पे बहुत भारी संख्या में कांग्रेसी जमावड़ा लगाए हुए हैं और भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी है। राहुल गांधी नोटबंदी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ क्या बोलने वाले, इसको सुनने के लिए जनता बेताब है एक तरह से। जी बिल्कुल विश्वा, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास वापस आएंगे जौनपुर, और जौनपुर के बाद बहराइच में भी रैली होनी है। लेकिन आज जौनपुर में जाकर के जनता को क्या संबोधित करेंगे, क्या कुछ कहेंगे नोटबंदी को लेकर के, खास तौर से इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। और एक बार फिर से हम खुर्रम का रुख कर लेते हैं। खुर्रम, नोटबंदी ही एक ऐसा जरिया अब कांग्रेस के पास बच गया है जिससे वो यूपी में जो 27 साल का सूखा है उसे खत्म कर सकती है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है यहां पर, क्या ये एक महज ऐसी बातें रख दी गई हैं कि जनता जो है उनके पास आए, उन्हें सुनने के लिए आए और वो ये कह सके कि सीधे तौर पर मेरे पास ऐसी कई चीजें हैं जिसे खुलासा हो सकता है। तो क्या एक तुक्का मारने की कोशिश हम सीधे तौर पर कह सकते हैं इसे खुर्रम? देखिए, उसका इंतजार करना होगा कि किस रैली में वो अपना बयान देते हैं, वो खुलासा करते हैं जिससे भूचाल आ जाएगा, जिसका जिक्र किया है राहुल गांधी ने, या यूं कहिए खुलासा किया है राहुल गांधी ने, को इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जो अपोजिशन पार्टी वो नोटबंदी को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, क्योंकि एक तरफ अगर सत्ता पक्ष नोटबंदी को ब्लेसिंग डिस्गाइज मान के चल रही है, उसको साबित करना चाह रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो इसको दंश मानकर चल रही है। जो आम जनता के साथ मजाक हुआ है, उनको वित्तीय दिक्कतों में डाला है केंद्र सरकार ने, ये साबित करने की कोशिश कर रही है अपोजिशन। लगातार इस बात को लेकर रस्साकशी दोनों पक्षों में चल रहा है। लेकिन आज राहुल गांधी जौनपुर में है, वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, ये सुनने वाली बात इसलिए भी ज़रूरी होगा क्योंकि उन्होंने जो खुलासा किया है, जो दावा किया है कि वो जब बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। तो भूचाल किस रैली में आता है, किस शहर में आता है उत्तर प्रदेश के, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, हालांकि कई और राज्यों में चुनाव हो रहा है साथ ही में, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अगर आप सत्ता में हैं तो दिल्ली का रास्ता बेहद आसान हो जाता है। तो यही वजह है कि पूरी जो एनर्जी झोंक दी है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उत्तर प्रदेश में कि जैसे भी हो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई जाए। कांग्रेस को इस बात से उम्मीद है कि बेहतर तरह रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि अगर नेशनल एरेना पर देखिए तो सिर्फ कांग्रेस है जो बीजेपी के सामने खड़ी हो पाती है। और अगर हम प्रदेश की बात करें तो लगातार जो सियासी सुबगाहट है कि कांग्रेस जो है गठबंधन कर सकती है सपा या बसपा से, ये बात की बात है कि लगातार ये बात चल रही है, बताया जा रहा है सपा बसपा दोनों से। लेकिन जो बात है कि राहुल गांधी आज क्या बोलेंगे रैली में, क्या वो भूकंप लाने वाला बयान आज देंगे, नोटबंदी पर कैसे घेरेंगे, तमाम दिक्कतें हैं समाजवादी पार्टी की सरकार है उस पर कितना हार्ड या कितना सॉफ्ट होते हैं, ये भी देखने वाली बात। बिल्कुल खुर्रम, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ये समझ बैठी है कि एक रामबाण की तरह नोटबंदी का इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है और सीधे तौर पर जो एक मुहिम खास तौर से चल रही है कि हम महागठबंधन करके जो बीजेपी है उसे पीछे कर सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। और यूपी में भी कुछ इसी तरह के हालात बन रहे थे लेकिन ऐसा हो ना सका। लेकिन नोटबंदी उनके हाथ में एक रामबाण की तरह जरूर लग गया है। खुर्रम, जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी तमाम खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। अब सीधे हम बात करेंगे AIMIM की। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी नजर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है। ओवैसी का खास जोर पूर्वांचल में है। ओवैसी आज सिद्धार्थनगर के शोरथगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और ओवैसी यहां नोटबंदी और किसानों की समस्या पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो वहां से ललकारेंगे। ओवैसी पहले ही यूपी में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। खुर्रम के पास सीधे रुख कर लेते हैं इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। खुर्रम, असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर कहें तो एक मुस्लिम वोट बैंक उनके जरिए सब पार्टियों के हाथ से खिसकता नजर आ रहा है। आज वो पूर्वांचल की तरफ रुख कर रहे हैं और पूर्वांचल में ही मेन अपनी एक जगह, अपनी जो एक पैठ है वो बनाने की कोशिश करेंगे। कितनी कामयाबी मिल सकती है, कितनी जगह उनकी बन सकती है?
देखिए किरण, अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें और नोटबंदी की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने नोटबंदी को रिलीजियस कलर दिया। उन्होंने तार ठोक कर कहा था कि सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर नोटबंदी से हो रही है तो एक ख़ास धर्म विशेष लोगों को हो रही है। तो राजनीतिक जो एक बड़ा मुद्दा था जो आम जनता से जुड़ा था, उसको अगर रिलीजियस कलर दिया है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। आज पूर्वांचल के दौरे पर है। पूर्वांचल वो इलाका है जहां पर एक अरसे से तरक्की कैसे हो इसी बारे में मंथन चल रहा। बुंदेलखंड और पूर्वांचल, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उत्तर प्रदेश का बदहाल तस्वीर ये दोनों इलाके पेश करते हैं। और पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल बिहार से सटा हुआ इलाका है, यानी कि बिहार में जो कुछ होता है उसका असर पूर्वांचल में भी देखने को मिलता है। और साथ में नेपाल से भी सटा इलाका है, यानी कि एक ऐसा इलाका अगर आप जहाँ पर अपनी सरकार बनाए या आप वहाँ पर माफ़ करिएगा, अगर आप अपनी पार्टी को बेहतर स्थिति पर ले आ पाते तो जाहिर सी बात है सरकार बनाने में भी आसानी मिलेगी आपको, और साथ में जो से सटे हुए दूसरे प्रदेश हैं वहाँ भी आप स्कोर कर सकते हैं। वो वैसे ही बिहार में कुछ कर नहीं पाते, उत्तर प्रदेश में आए हैं और लगातार इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो यहाँ पर भी, जैसा मुंबई में उन्होंने सीट जीती है विधानसभा में, उसी तरीके से महाराष्ट्र में माफ करिएगा महाराष्ट्र में जैसे सीट जीती उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अगर वो विधानसभा में दाखिल होने में कामयाब रहे तो जाहिर सी बात है एक मोटिवेशनल सपोर्ट मिलेगा ओवैसी को और प्रांतों में अपने को सेटअप करने में। लेकिन आज ओवैसी क्या बोलते हैं, रिलीजियस कलर दे चुके हैं इस मामले को, नोटबंदी को। पूर्वांचल की बदहाली है, मुस्लिम आबादी भी वहाँ पर है, मुस्लिम नुमाइंदगी करते हैं ओवैसी। तो देखने वाली बात होगी कि नोटबंदी को लेकर एक बड़ा धमाका वो करते हैं कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि एटीएम में नोट नहीं है, वैसे ईवीएम में बीजेपी के वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को ईवीएम में। तो अब देखना कि वैसे रिलीजियस कलर को आगे ले जाते हैं या फिर आम जनता ही से जोड़कर देखते हैं और क्या कुछ वादा बिल्कुल इस पर नजर बनी रहेगी। आज रैली में किस तरह से सपने संबोधित करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि संबोधन के जरिए ही जनता भी समझ सकती है कि आखिर अब अगला कदम क्या होगा। खुरम जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी तमाम खबरों पर हमारी बातचीत होगी, हम आपसे समझने की भी कोशिश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तमाम पार्टियां जो है वो यहां पर अपनी कमर कस चुकी है, और इन सब के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लखनऊ में चौथी बार यश भारती पुरस्कार बांटेंगे। लोक भवन में आयोजित समारोह में अखिलेश यादव 4 हस्तियों को यश भारती सम्मान से नवाजेंगे। आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसी साल 3 बार यश भारती सम्मान बांट चुके हैं। इस साल पहला यश भारती सम्मान मार्च में दिया गया था और जिसमें 54 लोगों को सम्मानित किया गया। फिर 28 अक्टूबर को 73 लोगों को यह सम्मान दिया गया है, और 1 दिसंबर को लखनऊ में मेट्रो के ट्रायल के मौके पर भी मुख्यमंत्री ने 12 लोगों को यश भारती सम्मान से नवाजा था। सीधे रुख खुरम का कर लेते हैं। खुरम, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। उन सब के बीच में अगर हम सपा की भी बात करें, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें, तो कभी समाजवादी पेंशन, कभी महिलाओं को आगे करने की बात कहते हैं, और इन सब के बीच में ये यश भारती सम्मान चुनावी स्टंट माने इसे भी। देखिए किरण, अखिलेश यादव की बात करें तो सीएम होते हैं उत्तर प्रदेश के, और वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जहां वो आम जनता को एड्रेस कर चुके या फिर एक क्लास को एड्रेस कर चुके। यश भारती की अगर हम बात करें तो यश भारती में इंटेलेक्चुअल्स को अवार्ड दिया जाता है। यश भारती पर सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन हम इंटेलेक्चुअल्स को ही देते हैं। अगर इस बात पर गौर करें तो पाएंगे कि जब अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं तो इंटेलेक्चुअल्स को संबोधित करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड का भी आज वितरण होना है, अखिलेश यादव लोक भवन में वितरण करेंगे 10 बजे। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ महिलाओं की वो बात करेंगे, दूसरी तरफ इंटेलेक्चुअल क्लास को भी वो एड्रेस करेंगे, और उनका मानना है कि इंटेलेक्चुअल क्लास जो होती है वो आपके वेब बनाने में बहुत सपोर्ट करती है। यही वजह है कि लगातार यश भारती बांटे जा रहे हैं, और विपक्ष भी उनको निशाने पर ले रहा है कि जरूरत क्या है। साल में एक बार तो यश भारती समझ में आता है, लेकिन 4 बार है। अगर हम एक बार को कैंसिल कर दें, यानी जब दूसरी बार बांटा गया था तो उसमें बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको पहली बार किन्हीं वजहों से नहीं मिल पाया था, या वो आ नहीं पाए थे, या उनका लास्ट टाइम उनका अनाउंसमेंट हुआ था। तो दूसरी बात तो यूँ कह सकते हैं कि इस बार तीसरी बार, अगर आप मोटा मोटे देखिए तो तीसरी बार यश भारती बांटा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। एक ऐसा अवार्ड जो साल में पहले एक बार बांटा जाता था, लेकिन इस बार चुनाव को देखते हुए लगातार अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के फेस हैं, वो लगातार यश भारती बांट रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल में वो अपनी पैड बना सके ताकि उनके पक्ष में वो एक वेब बना सकें। दूसरी बात, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी आज बांटा जाएगा, तो यानी कि महिलाओं में किस तरीके से अपने आप को स्थापित कर सकें, उनके जहन में अपनी पार्टी का नाम बैठा सकें,
इस बात की भी कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो समाजवादी बिल्कुल खुर्रम, आपका बहुत बहुत फेस शुक्रिया वन फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए, आगे भी अपडेट के लिए, खासतौर से जब ये यश भारती सम्मान नवाजा जाएगा, दिया जाएगा, तो उस पर नजर बनी रहेगी। आपसे अपडेट के लिए हम आपके पास वापस जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन सब के बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की नजर अब देश की आधी आबादी पर है, जिसको अपने अपने तरीके से साधने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पेंशन योजना के लाभार्थियों को पहचान पत्र दे करके जहां विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है, तो वहीं कांग्रेस में महिला सभा के सम्मेलन में नोटबंदी पर बीजेपी की खूब खिंचाई की गई। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में राजनीतिक दलों के बीच तलवारें अब आधी आबादी को अपने पक्ष में मोड़ने को लेकर भी खिंच चुकी हैं। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले राजनीतिक दलों में अपने महिला विंग को सक्रिय कर आधी आबादी के वोट बैंक पर सेंधमारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पेंशन योजना का आगाज कर महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों को कमजोर करने की कोशिश की और इसके लिए पार्टी के रंग की साड़ी पहनाकर अभिनेत्री विद्या बालन को योजना के प्रचार के लिए मैदान में उतारा गया। अखिलेश का दावा है कि सरकार की इस योजना से अब तक 55 लाख महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। ये पेंशन योजना इतनी बड़ी हमने कर दी है कि जो शुरू की थी 30 लाख से आज 55 लाख पे पहुंचा दी है और 55 लाख माताएं बहनों से कोई सरकार झगड़ा नहीं लेना चाहेगी। जब तक यहां पर जो भी सरकार बनेगी इन माताओं बहनों से झगड़ा कोई नहीं करेगा, कोई भी सरकार ये पेंशन बंद अब नहीं कर पाएगी। इतनी संख्या समाजवादियों ने बढ़ा दी। महिला वोटों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी महिला के नुस्खों को अपना रही है, तो वहीं यूपी में अपने अस्तित्व के लिए संजीवनी तलाश रही कांग्रेस ने भी चुनाव से पहले महिला सभा कर कांग्रेस की महिला इकाई को नोटबंदी पर ज्यादा आक्रामक होने की नसीहत दी है। सरकार की नीतियों ने हमारे इस व्यवस्था को, हमारी आर्थिक व्यवस्था को, हमारी सुरक्षित व्यवस्था को सबको बिगाड़ दिया है, उसको सुधारना पड़ेगा। और प्यारी बहनों, आप जिस दिन फैसला कर देती हैं उस दिन बदलाव आता है। ये बात और है कि कांग्रेस की इस महिला सभा में आगामी चुनाव में महिला प्रत्याशियों की संख्या और उनकी भूमिका को लेकर कोई बात नहीं हुई, लेकिन नोटबंदी के जरिए प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने महिलाओं की दुखती नब्ज को जरूर छेड़ दिया। राज बब्बर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर की रसोई के नमक और दाल के डिब्बे में पैसे जोड़ने वाली महिलाओं को उनके परिवार के सामने ही चोर बना दिया। इसलिए महिलाएं आगामी चुनाव में मोदी से अपने बटुए का हिसाब जरूर लेंगी। आपको एक ही दिमाग में दिल में रखना है, ठोक बजा के अपने तमाम नेताओं से पूछ लेना कि कांग्रेस या कांग्रेस का कोई सहयोगी होगा, जो तो नजर नहीं आ रहा मुझे होगा, लेकिन कांग्रेस का हाथ दिखाई दे जाए तो ये सोचना कि ये हाथ कांग्रेस का नहीं है, ये हाथ आपकी गुल्लक तोड़ने वालों से बचाने वाला हाथ है। उस हाथ को मजबूत करने का काम करना। देखिए, कांग्रेस का कोई उत्तर प्रदेश में वजूद नहीं है और वह किसी तरीके से आप सब मीडिया में उनको स्थान देते इस प्रकार के भाषण दिया करते हैं, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो राज बब्बर जी हों, और उनसे इससे अधिक अपेक्षा कुछ की नहीं जा सकती। उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। देश कांग्रेस से मुक्त हुआ है, प्रदेश कांग्रेस से पूरी तरह मुक्त होगा 2017 में, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और इस प्रकार की बातें जो माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला किया है, वो देश के हित में किया है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए किया है, काले धन से मुक्त भारत के लिए किया है और इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए किया। ये सच है कि यूपी सरकार विकास के चाहे लाख दावे करे, लेकिन महिला सुरक्षा के मामले में सरकार के दामन में लगे दाग फिलहाल धुले नहीं हैं। तो वहीं मायावती पर आपत्तिजनक बयान के मामले में एक बार घिर चुकी बीजेपी फिलहाल कोई बड़ा रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में यूपी में जीत के लिए नोटबंदी के मामले पर कांग्रेस का महिलाओं की रसोई के जरिए हमला किसी सियासी रणनीति से कम नहीं। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ।
जिंदगी। नोटबंदी का आज 41वां दिन है और रविवार की छुट्टी के बाद आज बैंक खुलेंगे। ऐसे में पैसे निकालने और जमा करने के लिए भीड़ उमड़ने के आसार हैं। बैंकों के अलावा आज आप देश भर में एटीएम और पेट्रोल पंप के जरिए भी कैश निकाल सकते हैं। हालांकि अभी भी देश के कई हिस्सों में एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन लगी हुई है। 41वें दिन भी लोग सुबह से ही लाइनों में जाकर के खड़े हो रहे हैं। सरकार हालात को अब पहले से बेहतर होने का दावा कर रही है, लेकिन ग्रामीण भारत से परेशान कर देने वाली तस्वीरों का आना भी जारी है। गांव और दूरदराज के इलाके में एटीएम और बैंक अभी भी आम लोगों की जरूरत के हिसाब से पैसे नहीं दे पा रहे। यहाँ लोगों की कतार रोज दर रोज लंबी होती जा रही है। नकदी का संकट आम लोगों पर भारी पड़ने लगा है। तो नोटबंदी को लेकर के लोग तकलीफ में हैं। पीएम मोदी अपने सांसदों से कह रहे हैं कि नोटबंदी के बारे में लोगों को जागरूक करें, लेकिन चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर ने नोटबंदी पर विपक्ष की भाषा बोल करके पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव में वोटिंग के दौरान किरण खेर ने कहा कि नोटबंदी से सबको परेशानी हो रही है। किरण खेर ने चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव में वोट देने के बाद कहा कि नोटबंदी से कारोबारियों को तकलीफ है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ कारोबारियों को ही नहीं बल्कि हम सबको इससे तकलीफ है। हालांकि उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमसे 50 दिन मांगे हैं तो हमें देने चाहिए। देश की भलाई के लिए कभी कभी तकलीफ सहनी पड़ती है। किरण खेर का ये बयान ऐसे समय में आया जब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी नोटबंदी के 40 दिन बाद कैश के लिए लाइन में खड़े लोगों को देशभक्त बता रहे हैं। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली नोटबंदी को साहसी फैसला बता रहे हैं। चंडीगढ़ से बीजेपी के सांसद किरण खेर ने नोटबंदी पर कर दिया वो प्रहार जो अब तक विपक्ष के नेता करते आ रहे थे। किरण खेर मोदी लहर में 2014 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीत करके सांसद बनी थी और आपको बता दें कि किरण के पति अनुपम खेर पीएम मोदी के बड़े समर्थक हैं। अब वही किरण खेर सरकार के सबसे बड़े फैसले पर सवाल उठा रही है, जबकि पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को ये काम दिया हुआ है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के नोटबंदी के पक्ष में माहौल बनाए और नोटबंदी को लेकर के बीजेपी के भीतर से पहली ये ऐसी आवाज है जो बड़ी भी है और असरदार भी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी जब खुद देश से 50 दिन में सब ठीक कर देने का वादा कर चुके हैं, तब किरण खेर ने ऐसा बयान देकर के बीजेपी को बैकफुट पर ला करके रख दिया है। और इन सबके बीच में राजनीतिक पार्टियों को 500 और 1000 के पुराने नोटों में चंदा लेने की इजाजत पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि चुनावी चंदे पर चुनाव आयोग की एक मांग सुर्खियों में छा गई है। चुनाव आयोग ने मांग की है कि राजनीतिक दल 2000 रुपए से ज्यादा चंदा लेने पर चंदे के स्रोत का खुलासा करें। चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने सरकार से कानूनों में संशोधन की मांग की और वहीं आयोग ने सरकार को भेजे अपने सुझाव में कहा कि पार्टियों को 2000 रुपए से ज्यादा के गुप्त चंदे मिलने पर रोक लगाई जानी चाहिए। अभी तक जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 29C के तहत पार्टियों के लिए 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदों का स्रोत बताना जरूरी था, लेकिन चुनाव आयोग ने सरकार को चुनाव सुधार को लेकर के जो प्रस्ताव भेजे हैं उसके मुताबिक इस कानून में संशोधन कर अज्ञात स्रोतों के लिए जाने वाले चंदे की सीमा 20,000 से घटा करके अब 2,000 रुपए कर दी चाहिए। इसके अलावा आयोग ने साथ ही ये भी कहा कि प्रस्ताव दिया है कि सिर्फ उन्हीं राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए जो चुनाव लड़ती हों, लोकसभा या विधानसभा चुनावों में जीत हासिल उन्होंने किया हो। दरअसल इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 13A के मुताबिक राजनीतिक दलों को आयकर छूट मिली हुई है और पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने आशंका जताई थी कि उन्हें जो चुनाव न लड़ने वाली 400 राजनीतिक पार्टियों के जरिए काले धन को सफेद किए जाने की आशंका लग रही है। करीब 2000 राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग में पंजीकृत है, जिसमें से कम 400 पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने आज तक कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। तो 8 नवंबर के बाद नोटबंदी के जो ऐलान के बाद से जहां पूरा देश 500 और 1000 के नोट बदलवाने बैंक की लाइन में खड़ा परेशान है, तो वहीं अंबेडकर नगर बैंक जिले के बुनकर नगरी टांडा के पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर दिनेश चड्डा खास लोगों के रुपए कैबिन में बैठ करके बदल रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। मैनेजर साहब अपने बैग से
एक गड्डी निकाल रहे हैं जो 500 के हैं और उसे गिनते हैं, फिर दोबारा अपने बैग से 100-100 रुपए की गड्डियां निकालते हैं और वो दे देते हैं। आरोप है कि मैनेजर साहब ने करोड़ों रुपए बदल करके अपने लोगों को दिया है और खुद भी करोड़ों कमाए। शीतकालीन सत्र हंगामे की भीड़ चढ़ गया। पूरे सत्र में हंगामा होता रहा। नोटबंदी पर एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे। देश की जनता ने हंगामे की तस्वीर को देखा और सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या कभी यहां पर जनता के मुद्दे भी उठाए जाते होंगे। इसी हंगामे की वजह से परेशान बीजेडी सांसद जय पांडा ने नजीर पेश कर दी है और ऐलान किया है कि वे बर्बाद सत्र की तनख्वाह नहीं लेंगे। बीजेडी सांसद के ऐलान का स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इससे वे सांसद और पार्टियां सबक लेंगी, जिनकी वजह से सदन बाधित होती रही और शीतकालीन सत्र बर्बाद हो गया। ये मेरा अपना हृदय का बात है, ये मेरा कॉन्शियंस है, क्योंकि बुरा लगता है कि इतना सारा लॉस होता है देश को और हम फिर भी बेनिफिट्स लेते हैं। ये नहीं कि मैं सैलरी वापस करने से इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है। एक शीतकालीन सत्र बर्बाद होने का तो विवाद चल ही रहा है, लेकिन एक और विवाद यहां पर सामने आ गया है। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया। वो 31 दिसंबर को पद संभालेंगे। 33 साल बाद आर्मी चीफ की नियुक्ति में सरकार ने वरिष्ठता को नजरअंदाज किया है, जिस पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सरकार से इस बात का जवाब मांगा है कि वरिष्ठता को नजरअंदाज क्यों किया गया। तिवारी ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रावत की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि आर्मी चीफ की नियुक्ति में 3 सीनियर अफसरों पर उन्हें तवज्जो क्यों दी गई है। गौरतलब है कि भारत के नए थल सेना और वायुसेना प्रमुखों के नाम का ऐलान भी किया गया और थल सेना के नए प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत कमान संभालेंगे, तो वहीं वायुसेना प्रमुख के रूप में एयर मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ जिम्मेदारी संभालेंगे। थल सेना के मौजूदा प्रमुख दलवीर सिंह सुहाग और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो कोई हस्तक्षेप जनरल रावत पे नहीं है। वो बहुत एक अच्छे और एक बहुत कर्मठ कमांडर हो सकते हैं, पर यह सवाल जरूर उठता है कि जनरल प्रवीण बख्शी, जनरल मोहम्मद अली हरीस, जनरल नेगी, जो ईस्टर्न आर्मी, सदर्न आर्मी और सेंट्रल आर्मी कमांडर हैं, उनको सुपरसीड क्यों किया गया है। जो व्यक्ति सीनियरिटी में 4थे नंबर पे है, उसको क्यों बनाया गया है। क्या जो बाकी 3 व्यक्ति थे वो काबिल नहीं पाए गए थे। फौज एक पब्लिक संस्था है, एक सार्वजनिक संस्था है और भारत की प्रभुसत्ता की, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करती है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया। है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, स्वीकार नहीं कर पा रही कि वो सत्ता से बाहर हो गई है और वो अभी भी सोचती है जैसे मनमोहन सिंह जी थे उस तरह से वो राहुल गांधी उनको डिक्टेट करें और नॉनसेंस और न्यूसेंस कहते रहे। तो वो तो अब है नहीं। 2.5 साल से ज्यादा बीत गया, वो सत्ता से बेदखल हो गए हैं और जो भी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है, जो स्थापित प्रक्रिया उसके तहत सरकार कर रही है, उसमें जो है वो 10 जनपद के अनुमति की जरूरत नहीं है। The opposition parties are meant to oppose, but I don't think the appointment of an army chief is or should be a matter of public debate. और अब खबर जम्मू कश्मीर से। शनिवार को जम्मू कश्मीर के पंपोर में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए। जम्मू और कश्मीर में इस साल अब तक आतंकी हमलों में 87 जवान शहीद हो चुके हैं। इनमें से 71 जवान सिर्फ कश्मीर घाटी में शहीद हुए और शहीदों में 6 अफसर भी शामिल हैं। 2008 के बाद किसी एक साल में सुरक्षा बलों की शहादत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। सितंबर में उड़ी हमले में आर्मी कैंप पर आतंकी हमले में ही 19 जवान शहीद हो गए थे। आपको बताएं कि इससे पहले हमले के बाद भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी और सेना ने पीओके में घुस करके कई आतंकी कैंपों को निस्ते नाबूद कर दिया था। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों की वारदातों में भी इजाफा हुआ है।
टेरर वॉच डेटा साइट यानी कि SATP के मुताबिक 2016 में जम्मू और कश्मीर में पिछले हफ्ते तक कुल 84 जवान शहीद हुए थे और 2008 में 90 जवान शहीद हो गए थे। मुंबई हमले की वजह से उस साल भी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। 2009 में सूबे में 78 जवान आतंकी हमलों में शहीद हो गए थे। वहीं 2010 में 67 और 2011 में 30 जवान शहीद हुए थे। 2012 में सूबे में सुरक्षा बलों को कम नुकसान झेलना पड़ा था और इस साल आतंकी हमलों में 17 जवान शहीद हुए थे। 2013 में ये आंकड़ा 61 था तो 2014 में 51 और 2015 में 41 रहा। सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं दिखता है इसको रोकने के लिए। जब से प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक ऑर्डर की थी और उसको एक बड़े नाटकीय तरीके से पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया था, तब से भारतीय जनता पार्टी का जो कहना था कि इससे पाकिस्तान घबरा गया है, डर गया है, कमज़ोर हो गया है, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसका उल्टा हुआ है। ये महसूस किया है कि हमारी वल्नरेबिलिटी जो हम इतनी आसानी से शिकार बन जाते हैं उसे दूर करने की आवश्यकता है और हमें ये सोचना होगा कि भेष बदलकर इस तरह से 2 या 3 टेररिस्ट घुसाएं और हम उसे देख नहीं पाएं और वो आकर हमारे देश में बमबारी करें या इस तरह से आतंकवाद के ज़रिए हमारे जवानों को शहीद करें। ये और ज़्यादा इसके बाद ना हो, इसके लिए फुल प्रूफ अरेंजमेंट करने की आवश्यकता है। और अब आपको बता दें कि जस्टिस JS केहर अब देश के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जस्टिस केहर के नाम को अपनी मंजूरी दे दी है और जस्टिस केहर 4 जनवरी से कार्यभार संभालेंगे। जस्टिस केहर 3 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश DS ठाकुर के साथ बैठक करेंगे और विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यायमूर्ति ठाकुर को नवंबर में पत्र लिखकर के उनसे अपने उत्तराधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति ठाकुर ने अपने जवाब में जस्टिस केहर को नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। जस्टिस केहर को राष्ट्रपति 4 जनवरी 2017 को देश के 44वें प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाएंगे। वे 4 अगस्त 2017 तक पद पर बने रहेंगे। न्यायमूर्ति ठाकुर 3 जनवरी को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं और जस्टिस केहर 13 सितंबर 2011 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। जस्टिस केहर को 8 फरवरी 1999 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2 अगस्त 2008 को उन्हें इसी उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। जस्टिस केहर 17 नवंबर 2009 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और इसके बाद उन्हें 8 अगस्त 2010 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब बात करेंगे बीजेपी सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और रविवार को मोदी पर का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को कांग्रेस मुक्त भारत के लिए इच्छुक होने की जगह लाखों लोगों के फायदे के लिए तंबाकू मुक्त भारत की बात करनी चाहिए। शॉटगन के नाम से जाने जाने वाले सिन्हा ने कहा है कि नोटबंदी एक अच्छा कदम है, लेकिन इसे लागू करने के लिए कोई पूर्व तैयारी नहीं की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने नोटबंदी के पहले महीनों तक चर्चा किए जाने का बार बार दावा किया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप देश भर में आम लोगों को बड़ी असुविधा हुई है। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने नोटबंदी पर एक सर्वेक्षण को साझा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी, जिसमें 90% से ज्यादा लोगों को नोटबंदी का समर्थन करते दर्शाया गया था। सिन्हा ने तब ट्वीट करके कहा था कि लोग मूर्खों की दुनिया में जीना बंद करें। और खबर अब उत्तराखंड से है, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी ने चुनाव समिति की पहली बैठक ली है, साथ ही मैनिफेस्टो कमेटी के साथ वार्ता की है। देहरादून में रविवार देर शाम कांग्रेस के मुख्यालय में उत्तराखंड सरकार और संगठन के कई दिग्गज मौजूद थे। कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी ने प्रदेश में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की और साथ ही चुनाव समिति और मैनिफेस्टो समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया है। चुनाव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत, वित्त मंत्री इंदिरा हृदय, खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। बैठक का खास फोकस आने वाले विधानसभा चुनाव और कैंडिडेट के चयन पर रहा है। इस दौरान उत्तराखंड के तमाम जिलों से आए दावेदारों से भी प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी ने मुलाकात की।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता रवि के वैश्य के पास, जो इस वक्त सीधे हमसे देहरादून से जुड़ रहे हैं। रवि, आपसे हम समझना चाहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, मैनिफेस्टो समिति के साथ ये बैठक हुई है, सरकार और संगठन को एकजुट करने की भी कोशिश की गई है, विचार विमर्श क्या कुछ हुआ है? देखिए, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है। अंबिका सोनी 2 दिवस के दौरे पर देहरादून पहुंची। रविवार को उन्होंने पूरे दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बिताया, कांग्रेस के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे उनके साथ चर्चा की। और खास बात यह है कि कोर कमेटी जो चुनाव समिति की पहली बैठक थी उसको लिया, मैनिफेस्टो जो समिति की बैठक है उस पर चर्चा हुई। इस समिति में जो देर शाम जो चर्चा हुई उसमें खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए, किशोर उपाध्याय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या मौजूद थे, वित्त मंत्री जो है इंदिरा हृदयेश मौजूद थी, इसके अलावा तमाम विधायक मौजूद थे, संगठन के कई कार्यकर्ता जो अहम पदों पर हैं वो मौजूद थे। इन सबके साथ चर्चा हुई और सबसे अहम जो फोकस था वो विधानसभा चुनाव को लेकर था और टिकट की दावेदारी करने वाले कैंडिडेट्स पर था। क्योंकि इस समिति में जो बैठक में चर्चा हुई थी वो ये थी कि टिकट का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाए, किस तरीके के कैंडिडेट्स को टिकट जो दावेदारी कर रहे हैं उनका कैसे चुनाव किया जाए, इस सब पर चर्चा हुई। रविवार को हुई थी जो चर्चा, उस सबका अहम फोकस आज जो निकलकर जो आएगा सोमवार को, यानी आज भी पूरे दिन इस बात पर चर्चा होगी कि किस तरीके के कैंडिडेट्स का चुनाव किया जाए और खास जगह पे किस तरीके के कैंडिडेट्स को उतारा जाए। यानी कि कैंडिडेट्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं कांग्रेस के लिए, और जो उनका जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, क्या क्राइटेरिया होगा, इस पर आज अहम चर्चा होगी। और इसी के साथ ये आने वाले चुनाव के लिए एक बहुत बड़े जो कैंडिडेट्स के साथ जो एक ऊपाओं की स्थिति थी वो क्लियर हो जाएगी कुछ ही दिनों में। क्योंकि चुनाव की आचार संहिता जो चुनाव से पहले लगेगी उससे पहले ही कुछ टिकटों पे शायद। शुक्रिया रवि पूरी जानकारी देने के लिए, और खासतौर से नजर बनाए रखिएगा, अहम बैठक और इसमें विचार विमर्श किया गया है, कैंडिडेट को लेकर के खासतौर से चर्चा की गई है, सरकार और संगठन के बीच में भी सामंजस्य बनाने की यहां पर कोशिश की गई है अंबिका सोनी की तरफ से। अब सीधे हम रुख कर लेते हैं झारखंड की खबरों का, जिनमें आज सुर्खियों के तौर पर है खासतौर से राज्य स्तरीय जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसके क्रियान्वयन की। समिति की पहली बैठक मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में होगी। आपको बता दें कि बैठक में मुख्य रूप से ग्रामीण विकास विभाग की लंबित योजनाओं पर चर्चा होगी। और 3 महीने पहले 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का हुआ था और गठन जिसकी आज पहली बैठक है। इसके साथ साथ झारखंड में CNT और SPT संशोधन एक्ट को लेकर के जारी सियासी संग्राम भी है। सरकार के खिलाफ झारखंड विकास परिषद राज्यव्यापी पोल खोल आंदोलन कर रही है और इन सब के बीच इसका नेतृत्व खुद JMM के सुप्रीमो शिबू सोरेन कर रहे हैं। और सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता का, जो हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं, ज्ञान रंजन, झारखंड की आज कौन कौन सी अहम खबरें हैं? जी, झारखंड की खबरों की बात करें तो आज 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की पहली बैठक होने जा रही है और ये बैठक विकास आयुक्त अमित खरे की अध्यक्षता में होगी, जिसमें 20 सूत्री के उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया। और इस बैठक में खास करके ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को लेकर के चर्चा होगी। ये देखा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं का जब समीक्षा बैठक की गई थी विभागीय मंत्री के द्वारा, तो उसमें ये पाया गया था कि PMGSY जो काफी महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनानी है, उसमें महज 30% राशि ही खर्च हो पाई थी। और इसके बाद से लगातार इस विषय पर मंथन हो रहा था कि किस तरह से चालू वित्तीय वर्ष के जो बचे हुए 3 महीने हैं, उन 3 महीनों में राशि को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए, विकास कार्यों में लगाया जाए। तो इसको लेकर 20 सूत्री की बैठक होने जा रही है। 3 महीने पहले 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन हुआ था और उसके बाद आज ये पहली बैठक है और इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी। खास करके 20 सूत्री के सदस्यों को टास्क ये भी दिया जा सकता है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं का सही तरीके से जानकारी हासिल करें, सही तरीके से उसकी मॉनिटरिंग करें और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा योजनाएं राज्य सरकार की, जो खास करके वैसी योजनाएं जो केंद्र प्रायोजित हैं, जिसमें 70-75% राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है, और उस राशि को किस तरह से जमीनी धरातल पर उतारा जाए, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी।
दूसरी अगर बड़ी खबर की हम बात करें तो लगातार 17 तारीख से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के पोल खोल कार्यक्रम में लगी हुई है। संथाल परगना को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये थी आज की झारखंड की अहम खबरें। नजर भी बनी रहेगी, तमाम अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब सीधे रुख हम मुंबई का कर लेते हैं। मुंबई में बीएमसी का चुनाव है और कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। दरअसल नोटबंदी के समय सभी विपक्षी दल ये विरोध करते आ रहे हैं कि बीजेपी अपना पार्टी फंड पहले ही तैयार कर चुकी है। विपक्ष का ऐसा आरोप है कि अगर दूसरी पार्टियों के पास चुनाव लड़ने का पैसा ही नहीं होगा तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। सरकार ने कल राजनीतिक दलों को फंड जमा करने को लेकर के रियायत दी है और ऐसे में अब फिर से इस मामले का राजनीतिकरण शुरू हो चुका है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारी संवाददाता ज्योति शर्मा का। ज्योति, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक बार फिर से नोटबंदी का जो मसला है वो उठ रहा है। एक बार फिर से ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने अपना फंड जमा कर रखा है और इसका फायदा भी बीजेपी को ही खास तौर से होगा। पूरी जानकारी आपसे हम चाहेंगे। जी किरण, सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद ये उनके लिए मुसीबतों का सबब बन चुका है। जहां एक और सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इसका विरोध कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उनका ये भी कहना है कि सरकार पहले ही अपना फंड सेट कर चुकी है, जिसे लेकर वो लगातार विरोध जताती आ रही है। उनका यह भी मानना है कि अलग अलग राज्यों में होने वाले इलेक्शंस में इसका उन्हें भरपूर फायदा होगा। इसे देखते हुए सरकार ने दूसरी जो पार्टियाँ हैं उन्हें इलेक्शन फंड इकट्ठा करने में रियायत दी है, जिसके बाद आम जनता में आक्रोश देखने मिला। वहीं दूसरी ओर मुंबई के कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत इसे लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद वे चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी करेंगे। सरकार के इस फैसले से जहां विपक्षी पार्टियां नाराज हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनता में भी इसका गुस्सा साफ नजर आ रहा है। आम जनता अपने आप को ठगा। शुक्रिया ज्योति जुड़ने के लिए हमारे साथ, और खासतौर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हम आगे भी इसके लिए अपडेट के लिए आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गुजरात की खबर का अब हम रुख कर लेते हैं। गुजरात के अमरेली के धारी स्थित एक गांव में रविवार दोपहर को अचानक अफरा तफरी मच गई। एक शेरनी के गांव में घुस आने से लोगों में दहशत फैल गई है। जहां शेरनी के गांव में घुसने से लोग सख्ती में आ गए हैं, तो वहीं शेरनी बेफिक्र होकर के गांव की गलियों में घूमती नजर आई। दोपहर का वक्त होने की वजह से लोग शेरनी को देखने के लिए उमड़ पड़े और इस बीच शेरनी ने वीरपुर गांव के बीच बाजार में एक गाय को अपना शिकार बना लिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गाय को शेरनी के चंगुल से बचा लिया जाए। हालांकि कुछ देर बाद गांव के लोगों के जमा होने के और शोर शराबे के बाद शेरनी वापस जंगल की तरफ चली गई। लेकिन जिस तरह से शेरनी गांव में आ धमकी, उससे लोगों के चेहरे पर साफ तौर से खौफ दिखने लगा है। और अब आपको एक अच्छी खबर दे देते हैं कि लखनऊ में ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए जूनियर हॉकी विश्व कप के खिताबी मुकाबले में भारत ने बेल्जियम को हरा करके 15 साल के बाद विश्व विजेता का खिताब हासिल कर लिया है। कड़कड़ाती ठंड में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम लगभग 10,000 दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और मैच की शुरुआत से ही भारत ने बेल्जियम पर दबाव बनाए रखा। अंतिम समय में भारत के 2 गोल के जवाब में बेल्जियम मात्र 1 गोल ही दाग पाया। भारत की ओर से पहला गोल 8 मिनट में गुरजंत सिंह ने, जबकि दूसरा गोल स्ट्राइकर सिमरनजीत सिंह ने 22 मिनट में दागा है। भारतीय टीम 15 बरस बाद जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम कर पाई है और इससे पहले 2001 में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने अर्जेंटीना को 6-1 से हरा करके एकमात्र जूनियर विश्व कप जीता था। थैंक्स करना चाहता हूँ पूरे फैंस का और पूरे हॉकी फैंस का थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने हमको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैंने पहली बार देखा है इतना ज़्यादा सपोर्ट, तो पूरा ऑल थैंक यू सबको। और अब बात करेंगे आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म की जो 23 दिसंबर को रिलीज हो रही है। लिहाजा इस फिल्म के प्रमोशन के लिए आमिर पहुंच चुके हैं हैदराबाद, जहां उनके साथ फातिमा और नीतीश तिवारी भी मौजूद थे। दरअसल आपको बता दें, फातिमा फिल्म में आमिर की बेटी का किरदार निभा रही हैं और फिल्म का लेखन और निर्देशन नीतीश तिवारी ने किया है। फिल्म में आमिर महावीर सिंह फोगत की भूमिका में है और फिल्म कुश्ती पर बेस्ड है। तो ऐसे में आमिर ने अपने वजन को बढ़ाने और घटाने के लिए खासा मशक्कत की है। आमिर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए काफी खुश नजर आए। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि दंगल दर्शकों को काफी पसंद आएगी। साथ ही दंगल से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली फातिमा ने भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। और मिस पुर्तो रिको
स्टेफनी डेल वाले ने इस साल मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम कर लिया है। मिस वर्ल्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पिछले साल की विजेता स्पेन की मीरिया लालागुना ने रियो में उन्हें मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया है। हालांकि मिस इंडिया प्रियदर्शनी चैटर्जी टॉप 5 में जगह नहीं बना पाई। वॉशिंगटन में हो रहे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस पुर्तो रिको स्टेफनी डेल वाले ने 116 कंटेस्टेंट को हरा करके मिस वर्ल्ड 2016 का क्राउन जीता है। और इसी के साथ वेकअप जिंदगी में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद भी एपीएन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।